नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में बीजेपी पांचों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर पूरे जोश और जज्बे के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। 4 अप्रैल गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की। पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में आज हम सब लोग जिनको सुनने के लिए, जिनसे मिलने के लिए यहाँ इस जनपद के सीमांत क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, जिनके मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में देश भर में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। गौरव वल्लभ ने कहा कि वह ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकते हैं। इसलिए वे कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गौरव वल्लभ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस वक्त तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कौन सनातन के विरोध में बोल रहा है, गौरव वल्लभ को यह बताना चाहिए। इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कांग्रेस में कौन सनातन के खिलाफ बोल रहा है, गौरव वल्लभ को बताना चाहिए। अपनी पुरानी डिबेट से लेकर आज तक के जो उन्होंने शब्द बोले, क्या वो झूठ था? और अगर वो झूठ था तो गौरव वल्लभ को पूरे भारत से और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर वो सच था तो गौरव वल्लभ को ये मानना चाहिए कि वो लालच में या किसी अन्य वजह से कांग्रेस। देहरादून के बीजेपी मीडिया सेंटर में आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से भाजपा को समर्थन देते हुए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत को सुनिश्चित बताया। एक और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर अपने अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि एनडीए अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस 40 पार भी नहीं कर पाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को माथा टेक कर प्रतिज्ञा की है, इस संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, भारत के हर नागरिक को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूंगा। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी और सभी इंडिया आघाड़ी के लोग रोज बकवास करते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है। मेरा उनको सवाल है कि भाई लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग हैं, आप अपनी पार्टी बचाओ, पार्टी बचाने का काम आपको करना है। तुम्हारी पार्टी बढ़ाने का लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लोगों के पास जाकर वोट मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको वोट मिलने वाला नहीं है। जितनी ज्यादा गालियां देते रहेगी उतना जनाधार मोदी जी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की बात को लेकर डॉक्टर हरक सिंह रावत ने स्वयं बताया है। उनका कहना है कि चुनाव के समय में ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं और 2021 में भी मेरा बीजेपी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अफवाहों के चलते मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत का निष्कासन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया गया है और उनकी सदस्यता ग्रहण करने का जो फैसला है वो भी केंद्रीय नेतृत्व का होगा। देखिए, क्योंकि चुनाव के समय में इस तरह अफवाहें फैलती रहती हैं और मेरे साथ न जाने ऐसा क्यों होता है,
कई बार लोग लिखते हैं मैं दल बदलता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं। 2021 में भी 22 में भी मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस समय भी इसी तरह अफवाहें उड़ाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और इस समय भी फिर कुछ लोग प्लानिंग से, मैं सोचता हूँ कुछ लोगों पे मैं सोचता हूँ इस तरह, क्योंकि मेरे अभी किसी से कोई बात इस मुद्दे पे हुई नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं और इसके सिवाय कोई दूसरी बात नहीं। भगत सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जाने। अगर वो आना चाहे, भरत सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व। जिस पर भी कांग्रेस द्वारा टिप्पणी की गई है, ये टिप्पणी उन्हीं पर भारी पड़ गई। दरअसल बीजेपी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि दीपिका झारखंड की महागामा विधानसभा सीट से विधायक हैं और चुनाव संचालन के लिए देहरादून आई हुई हैं। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें आरोप है कि उन्होंने इस बीच प्रधानमंत्री को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, जिसको चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है। देखिए, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिस पर उनको नोटिस दिया जाए। उन्होंने यही कहा जो अंकिता भंडारी की मर्डर, जब मर्डर हुआ उसके बाद जो उनकी मदर ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने सटायर में कहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया अंकिता की मदर ने, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़ा है जो सरकार से जुड़ा हुआ संगठन है। और उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ये परिवार का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि आरएसएस और बीजेपी मेरा पूरा परिवार है, ये सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं। तो उसी पर बात की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर कहा कि अभी इस विषय में वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह बीजेपी में शामिल होंगे तभी वह कोई बयान देंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि हरक सिंह रावत की ओर से इस विषय में अभी कोई बयान नहीं दिया गया है और न ही बीजेपी की ओर से भी इस पर कोई बात कही जा रही है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कहा कि जिन नेताओं को ईडी और अन्य एजेंसियों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, वही लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रेस आपके सामने की थी, जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन का जिक्र किया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो अपराधी हैं, जिनके इंस्टीट्यूट्स बंद होने की नौबत है, जिनके क्रैशर्स को नोटिस आए हैं या जिनको ईडी सीबीआई का खतरा है, वही लोग जा रहे हैं। और ऐसे लोग जाएं भी तो अच्छा है। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। जिनको स्वयं दागी बता रहे थे, जिनके ऊपर ईडी की जांच, सीबीआई की जांच बैठा रहे थे, या जिनके क्रैशर्स पे उन्होंने कुछ लगाया था अर्थदंड, उन्हीं लोगों को बीजेपी में क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि पीएम की इस जनसभा को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री ने स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं की। कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड और केदारनाथ धाम में सोने की चोरी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को लगातार घेरती आ रही है। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि अंकिता भंडारी कांड में बीजेपी बहुत सीरियस है। जिन जिन लोगों की उसमें संलिप्तता थी, सब जेलों में पड़े हुए हैं। जो पार्टी से जिनका संबंध था, वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अब कोर्ट का ट्रायल है, उसमें कोई बाहर से कुछ कर नहीं सकता। आप भी जानते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है। हम उसमें, कांग्रेस तो उस पर राजनीति कर रही है, लेकिन हम उसमें उनसे ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि हम उस चीज को परिणाम तक पहुंचा रहे हैं, उनको सजा तक ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। बीजेपी जो भी उसके लिए करना होगा हम करेंगे। मंदिर में चोरी का जहां तक सवाल है, ये विषय आया होगा, लेकिन ये हमारे स्थानीय, क्योंकि हम यहाँ भी एक बड़ी पार्टी है, हम यहाँ सरकार चला रहे हैं। ये मेरी सरकार का सब्जेक्ट है, ये हम लोगों का सब्जेक्ट है। अब इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अगर प्रधानमंत्री जी उस मंच से बोलना शुरू कर देंगे तो फिर देश में कितनी सारी बातें वो बोलेंगे। तो वो कुछ बातें हैं जो हम लोग कर रहे हैं।
कांग्रेस में आए दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है। पिछले दिनों कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह लगभग 2.5 साल से पार्टी की सेवा लगातार कर रही हैं। ऐसे में हाल ही में पार्टी ने अपनी मीडिया पैनलिस्ट की नई सूची जारी की है, जिसमें आपको बता दें कि प्रतिमा को जगह नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। बात अगर बड़े नेताओं की करें तो वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को हाईकमान तक पहुंचाते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया है। देखिए, मैंने कोई भी अनुशासनहीनता नहीं की है। आप उठा के देख लीजिए हमारे बड़े नेताओं की भी पोस्ट, नाम मैं नहीं लूंगी। जब भी उनके मन में कोई बात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से आला कमान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब वो अनुशासनहीनता नहीं करते तो मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं। मैंने हमेशा ऐसे नेताओं को डिबेट में डिफेंड करने का कार्य किया है। हमारी पार्टी में जो है अभिव्यक्ति की आजादी है। छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता भी अपने मन की बात आला कमान तक पहुंचा सकता है। मैंने वही किया क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आज 2.5 साल हो गए हैं एक प्रवक्ता को, जो कि खुद जी जान से सुबह से शाम मेहनत करती है। एक महिला है जिसकी तबियत खराब थी, जिसकी एक छोटी सी बच्ची है, तब तक मुझे कोई इस पीसीसी से देखने नहीं आया। उसके बाद भी मैं पार्टी के लिए कार्य करती हूँ, तो मैं अपनी बात आला कमान से नहीं रखूंगी तो और किससे रखूंगी। मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। और जो ये बात कह रहे हैं उन्होंने तब अनुशासनहीनता नहीं की जब प्रदेश के बड़े नेता के बारे में उनके प्रोग्राम को उनका पर्सनल प्रोग्राम बताने का कार्य उन्होंने किया। जब बड़े नेता जो पार्टी आज छोड़ के चले गए उनके बारे में अनर्गल बातें करने का कार्य किया तो उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं की। उन्होंने यहाँ पर इस पीसीसी प्रांगण में एक पूर्व महामंत्री के बारे में इतनी अपशब्द बातें करने का कार्य किया, जिन्होंने जो है इस आंदोलन की लड़ाई जंतर मंतर पर लड़ने का कार्य किया, उनके चरित्र तक को हनन करने का कार्य किया, तब उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं की। और आज डॉक्टर प्रतिमा सिंह अगर अपने मन की बात कह रही तो मैं अनुशासनहीनता कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें बचाने वाले कई रिश्तेदार पड़े और मुझे कोई नहीं। मुझे पता है मैं एक कार्यकर्ता हूँ और आला कमान मेरे साथ है। राहुल गांधी जी मेरे नेता है, उसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन जो बात मेरे मन को दुख देगी और दुख हुआ है, मैंने वो बात आला कमान के सामने रख दी और आज मैं प्रभारी जी से भी उस मुद्दे पे बात करूंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने आपत्ति जताई है, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में आपत्ति भी है और कांग्रेस में विपत्ति भी है। तो क्योंकि पार्टी के अंदर ही जब इस तरह का संग्राम है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब आज चुनाव के मैं कह सकता हूँ 20-22 दिन बच गए हैं और आज भी आपत्तियां चल रही हैं, आज भी विपत्ति चल रही है, आज भी मैनेजमेंट नहीं है, आज भी ये पता नहीं है कि कौन पार्टी में कौन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जनता के बीच जाकर के चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस आज जो है कि एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपसी द्वंद्व और एक विरोधाभासों में। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार अल्मोड़ा जिले के मतगणना केंद्र में बदलाव किया गया है। मतगणना केंद्र होटल मैनेजमेंट से बदलकर ITI संस्थान में बनाया गया है। बता दें कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बनने वाले स्ट्रांग रूम का जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरिगेटिंग, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और सुरक्षा सहित तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि होटल मैनेजमेंट में मतगणना में परेशानियों को देखते हुए ITI में मतगणना केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, आप लोग जानते ही हैं, जहां हमारा पहला काउंटिंग सेंटर रहता था वहां काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। काफ़ी कंजेस्टेड भी था और सीढ़ियाँ भी बहुत थी और आने जाने में स्टाफ को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और जो पोलिंग एजेंट है उसको भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस बार हमने ये ITI की बिल्डिंग सेलेक्ट की है और यहाँ पे सिक्योरिटी की दृष्टि से भी और कंफर्ट की दृष्टि से भी ये बेटर लोकेशन है। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत किसी को भी नहीं होने देंगे, चाहे वो हमारा काउंटिंग स्टाफ रहे, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स रहें, चाहे वो मीडिया के लोग रहें या और भी कोई चुनाव से संबंधित लोग रहेंगे, तो किसी को किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। और यहाँ पर हम लोग पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारी काउंटिंग होगी, पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी, मीडिया सेंटर बनेगा। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में क्विज और रील प्रतियोगिता शुरू की है। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। मतदान जागरूकता से संबंधित रील बनाकर इंस्टा पर CEO उत्तराखंड को टैग करना होगा। इसके अलावा फेसबुक पर क्विज में हिस्सा लेना होगा।
फेसबुक क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत 3 अप्रैल से हो गई है। इस प्रतियोगिता के तहत लोगों को लगातार 7 दिन तक 7 सवालों के जवाब देने होंगे। आम नागरिकों को और युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग हमेशा प्रयासरत होता है कि उनको विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि एक ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता को आयोजित किया जाए, जिसमें दैनिक रूप से जो सही उत्तर प्राप्त होते हैं ऐसे उत्तरदाताओं को लॉटरी के माध्यम से चयन करते हुए उनको प्रथम पारितोषिक और द्वितीय पारितोषिक का प्रावधान किया जाए। 7 दिनों में जितने भी उत्तर प्राप्त होते हैं उसमें से एक विनर के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसको 5,000 रुपीज़ का 5,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार है और सेकंड श्रेणी के जो विजेता होंगे उनको 2,000 रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है और जैसे ही इसमें विजेता का चयन हो जाएगा उसका हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि आप CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर जाकर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन के दौरान कोई अगर निर्वाचन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए रील तैयार होती है तो रील को तैयार करने वाले व्यक्तियों को भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। आप इसको दैनिक रूप से रखा गया है। प्रतिदिन जितने भी ऐसे रील्स हम तक उपलब्ध हो जाएंगे उसको हम लोग चयनित करेंगे, जो अच्छा रील होगा उसको, और उसके आधार पर उनको पारितोषिक दिया जाएगा। ये दैनिक। हल्द्वानी के मलिक का बगीचा को खुर्द बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साफिया को बीती देर रात हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह पुलिस अभिरक्षा में है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने साफिया मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की आरोपी साफिया फरार चल रही थी। इस दौरान साफिया मलिक के अधिवक्ता ने हल्द्वानी एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। साफिया मलिक के वकील ने बताया कि शनिवार को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन करेंगे। आज नैनीताल पुलिस ने जो बनफूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था जिसमें नगर निगम के द्वारा एक FIR करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त है जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विवेचना चल रही है। आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई। रुद्रपुर में आयोजित हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय शंखनाद रैली को ऐतिहासिक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री रमेश कुनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी रुद्रपुर के मोदी मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं तब तब कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह देखने को मिला है। साथ ही बीजेपी सरकार ने भी विकास कार्यों के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे, इसीलिए अब कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का इस बार का जो ये कार्यक्रम था कि अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा और पीछे जितने चुनाव में मोदी जी रुद्रपुर के मोदी मैदान में आए, इस बार का विराट संगम जो देखने को मिला इस पूरी लोकसभा का, ये अपने आप में, जैसे कि मोदी जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि यह चुनावी रैली ना होकर विजय रैली दिखाई देती है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि आज विजय शंखनाद हो चुका है। शंखनाद नहीं बल्कि विजय भी मिल चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस के पास कुछ करने को है नहीं। लंबे समय कांग्रेस ने राज किया और कहाँ स्थिति आज, कहाँ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश कहाँ जा रहा है, विश्वगुरु बनने की ओर हमारा देश जा रहा है और कांग्रेस के पास उपलब्धि बताने को कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पर कांग्रेस आज आरोप लगा रही है। संदेह वह आप देख रहे हैं हमारे लालकुआं क्षेत्र में ही कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, तो वो कांग्रेस की उपलब्धियां का बखान करने के लिए काफ़ी है। और निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में और मोदी जी के बहुआयामी जो उनका योजनाएं हैं उनको जनता स्वीकार करते हुए हमारे इस उत्तराखंड की 5 सीटें भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। और विशेष रूप से इस लोकसभा, मैं समझता हूँ कि यह लोकसभा प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी और लालकुआं विधानसभा हम डॉक्टर मोहन सिंह बिस्ट्री जी इस क्षेत्र के
लोकप्रिय विधायक उनके नेतृत्व में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व को पूरा देश स्वीकार कर रहा है। और मैं समझता हूँ 400 पार का नारा। चार धाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। सर्व समिति से 9 परिवहन कंपनियों के पदाधिकारियों ने मिलकर नवीन रमोला को संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का अध्यक्ष चुना है। बता दें कि जीएमओ परिसर में आज चार धाम यात्रा पर बसें भेजने वाली 9 परिवहन कंपनियों के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष पद के नाम को लेकर गहन चर्चा हुई। इस दौरान सभी परिवहन कंपनियों के पदाधिकारियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि वर्ष 2024 की चार धाम यात्रा संचालित करने के लिए संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का अध्यक्ष नवीन रमोला को बनाया जाए। नवीन रमोला के नाम की घोषणा होने पर तमाम परिवहन कारोबारियों ने नवीन रमोला को फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए सम्मानित किया। प्रक्रिया की तय चलती रहती है और अपने निरंतर प्रयास में और चल रही है। हमारा जो भी सिस्टम है वर्किंग में था, बड़े भाई साहब संजय शास्त्री जी उसका संचालन कर रहे थे और उसे चला रहे थे। जो भी कार्य रूपरेखा है, कार्य प्रणाली है, उसको इन्होंने व्यवस्थित ढंग से वो चला रखी है। उसी को आगे बढ़ाने का हमारा काम होगा, उद्देश्य होगा। सभी लोगों का साथ देके, यहाँ की संस्थाओं का साथ भाई जी ने जैसे बताया सहयोग मिला है और सभी लोगों के सहयोग से जो चार धाम यात्रा है, यहाँ की कंपनियों के हित को देखते हुए, यहाँ के वाहन स्वामियों के हित को देखते हुए उनको समान लाभ मिले और उनका फायदा हो, क्योंकि वो पूरे साल भर उस यात्रा के लिए अपना इंतजार करते हैं और उस यात्रा के दौरान कई तरह के लोग, गलत प्रक्रिया के लोग शासन की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ पे संचालित होते हैं। जिसमें जैसे कि पिछली बार का कारण है, पिछली बार पे जबकि यहाँ पे जब सरकारों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकारें संचालित नहीं कर पाती थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, तो परिवहन संस्थाएं, ये परिवहन संस्थाओं ने अपना रोटेशन बनाया, उस समय से संचालित करती है। और अभी बाजी उत्तर प्रदेश में यहाँ की संस्थाएं अपनी सर्विस देती थी। वित्त वर्ष में पता नहीं कहां से आरटीओ कार्यालय से आरटीओ द्वारा एक उद्घाटन चार धाम का वहां पे कराया गया हरिद्वार में, जिससे एक यात्रा की गलत मैसेज गया, जिससे प्रदेश की छवि भी धूमिल हुई और यहाँ पे जो हमारे वाहन स्वामी है इतने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अत्यधिक नुकसान हुआ। जिसकी हम कितनी कंपनियां आपके साथ जुड़ी हैं और क्या किस तरह की यात्रा व्यवस्था है मजबूत? चार धाम यात्रा में 9 परिवहन संस्थाएं मूल रूप से काम करती हैं। वही 9 कंपनियां इसको दोबारा से संचालित कर रही। दोबारा से क्या है, सतत प्रक्रिया मैंने आपको बताया है वो अपनी चल रही है, यथा स्थिति में कार्य कर रही है। इस समय जब तक हमारे पास उम्मीद जो थी, पहला आंकड़ा था तो 1500 के लगभग, इस बार हमारे पास 400-500 नए वाहन आए हैं, जो 2000 प्लस वाहन है हमारे पास इस समय प्रेजेंट टाइम पे है। किराए में हमने करना कर दिया है और जो उसमें लगभग कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 4 से 5% वृद्धि का विचार है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।